अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया हेयर। प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्मोन का कंट्रोल देखा था कि वो किस तरह से सबस्ट्रेट को कंट्रोल करता है। इसमें हमने दो सब हेडिंग्स देखी थी इस टॉपिक के अंदर। एक था स्लो एक्टिंग हार्मोन्स या फिर परमिसिव मैनर के अंदर हार्मोन्स जो है वो एक्ट करते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट पढ़ लिया था। आज जो है वो हम उसकी सेकंड सब कैटेगरी पढ़ेंगे, विच इज़ फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स। नाम से पता चल रहा है फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स हमारे पास वो हार्मोन्स होंगे जो इमीडिएट एक्शन जो है वो लेंगे, जिनका एक्शन जो होगा वो क्विकली होगा इन केस ऑफ या इन रिस्पॉन्स टू प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन। जैसे ही एक्सरसाइज के दौरान प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन वेरी करेगी, इमीडिएटली ये वाले हार्मोन्स जो कि फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स हैं ये अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। दीज फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स इंक्लूड एपिनेफ्रिन हार्मोन, नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन को देख लेते हैं। एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन जो है वो दोनों उसी तरह से ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इन द प्लाज्मा जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और ये किस तरह से करते हैं, ये बेसिकली अपना मैकेनिज़्म हम इसको डिटेल में पढ़ाए थे, लेकिन उसकी समरी इसी तरह से है कि ये क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर, के लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है उसको ब्रेक डाउन करके उस ग्लूकोज को ब्लड के अंदर डाल देते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो ट्राइग्लिसरोल्स जो स्टोर होते हैं उसमें से फ्री फैटी एसिड्स को जो है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में ऐड कर देते हैं। एंड इंटरफेरेंस विद द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज बाय द टिश्यूज़, के टिश्यूज़ का अपटेक ऑफ द ग्लूकोज जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा की कंसनट्रेशन है वो मेंटेन रह सके। यही सारे काम है जो कि एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन लीवर के ऊपर, एडिपोज टिश्यूज़ के ऊपर और नॉर्मल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी के ऊपर किस तरह से जो है वो एक्ट करते हैं। नोरेपिनेफ्रिन जो है वो एक्सरसाइज के दौरान 10 to 20 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। एंड दिस इंक्रीज़ इन नोरेपिनेफ्रिन कंसनट्रेशन जो है वो अचीव करती है प्लाज्मा कंसनट्रेशन दैट कैन एक्सर्ट अ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। यानी ये नोरेपिनेफ्रिन क्यों इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जो है वो अपना फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो एक्सर्ट कर सके और इस तरह से प्लाज्मा लेवल ऑफ द नोरेपिनेफ्रिन इज़ यूजुअली टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ ओवरऑल सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी। अब ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही होती है और इस एनर्जी के यूज़ होने की वजह से जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ब्लड के अंदर डिफरेंट किस्म की सोल्यूट्स की सब्सटेंसेस की कंसनट्रेशन जो है वो अप या डाउन होना शुरू हो जाती है। इसको मेंटेन रखने के लिए बॉडी जो है वो काम करती है, वो डिफरेंट हार्मोन्स के थ्रू काम करती है। ये डिफरेंट हार्मोन्स का अपना एक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है, अपने रिसेप्टर्स होते हैं। आपकी जो सेंसिटिविटी है इस हार्मोन की टू बाइंड विद द रिसेप्टर वो ऑल्टर हो जाती है। ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़े थे कि किस तरह से कौन सी टाइप की एक्सरसाइज किस हार्मोन पे क्या जो है वो या कौन सा हार्मोन जो है किस टाइप ऑफ एक्सरसाइज में किस तरह का रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो इसी तरह से नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ये भी एक्सरसाइज के दौरान जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसके इंक्रीज़ होने की वजह से इसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो हमें मतलब नज़र आता है। प्लाज्मा लेवल जो है नोरेपिनेफ्रिन का वो एक इंडेक्स है, यानी ये हमें बताता है कि बॉडी के अंदर इस टाइम सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी कितनी है। लेकिन हमें रिसर्च से एक और बात पता चली है कि जो मसल सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी है जो एक्सरसाइज के दौरान हो रही होती है वो एक सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी से ज़्यादा बेटर इंडिकेटर है प्लाज्मा नोरेपिनेफ्रिन का। एपिनेफ्रिन भी रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज़ किया जाता है, एड्रीनल मेडुला से, और वो भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इन मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर एंड द फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज़। यानी अगेन उसी तरह से एपिनेफ्रिन भी ब्लड के अंदर प्लाज्मा की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
अब ये हमारे पास एक ग्राफ दिखाया गया, इस ग्राफ में हमें नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का जो है वो कंसंट्रेशन बताई गई है विद द इंक्रीज्ड इंटेंसिटी या VO2 मैक्स के बढ़ाने से। इसमें हमें बताया गया है कि एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन एक्सरसाइज के ड्यूरेशन के बढ़ने के रिज़ल्ट में जो है वो लीनियर इंक्रीज़ हो रही होती है, यानी जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ रहा होता है वैसे वैसे एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। ये जो प्लाज्मा के अंदर एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन है ये चेंजेस इंड्यूस होती हैं, ठीक है। ये दीज चेंजेस आर रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर एडजस्टमेंट्स टू एक्सरसाइज, यानी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और इसी तरह से मोबिलाइजेशन ऑफ फ्यूल जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इन चेंजेस को मतलब इन चेंजेस के रिजल्ट में प्लाज्मा के अंदर एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन की जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है एंड दीज रिस्पॉन्सेज फेवर द मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्री फैटी एसिड्स टू मेंटेन द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। यानी ये सारे फैक्टर्स एक्सरसाइज के दौरान जो जो चेंज हो रहा होता है उन सब का एक बेसिक पर्पस होता है और वो ये होता है कि ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंसेस की वो मेंटेन रखी जाए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाए। उस जो न्यू चैलेंज आया है उस चैलेंज के अकॉर्डिंग बॉडी को जो है वो सेट किया जाए और होम्योस्टेसिस को भी जो है वो चेंज ना होने दिया जाए। सो एपिनेफ्रिन सीम्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अब ये एक रिसर्च से बात हमें पता चली है कि एपिनेफ्रिन जो है वो हमारे पास जब ब्लड के अंदर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन जब चेंज होती है तो फिर एपिनेफ्रिन जो है वो मोर रिस्पॉन्सिव है और जैसे ही ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना शुरू होती है तो फिर हाइपोथैलेमस के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उस स्टिमुलस को सेंस करते हैं और वो इंक्रीज़ कर देते हैं एपिनेफ्रिन के सिक्रीशन को, जबकि डिक्रीज इन प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन का कोई एज सच इफेक्ट नहीं आता ऑन द सिक्रीशन ऑफ नोरेपिनेफ्रिन। लो प्लाज्मा की वजह से एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन बढ़ गई थी प्लाज्मा के अंदर, एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन बढ़ गई थी तो उसका लेवल जो है प्लाज्मा के अंदर बढ़ गया था, जबकि नोरेपिनेफ्रिन का कोई इफेक्ट नहीं आया था, जो पहले जितनी उसका मॉडेस्ट इफेक्ट आया था ऑन द प्लाज्मा नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन कब बढ़ी थी? जब ब्लड प्रेशर रिलेटेड चैलेंज आए थे, हार्ट लोड बढ़ गया था तो फिर जो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन थी वो नोरेपिनेफ्रिन की बढ़ गई थी। सो डिक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन में एपिनेफ्रिन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और हार्ट लोड बढ़ेगा, या जब ब्लड प्रेशर रिलेटेड चेंज आएगा तो फिर नोरेपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा के अंदर वो बढ़ेगी। एपिनेफ्रिन जो है वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, लीवर के बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ, और वो स्टिमुलेट कर देगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ताकि ग्लूकोज बन सके और ये ग्लूकोज जो है वो रिलीज़ की जा सके इनटू द ब्लड, और इस तरह से जो है वो ब्लड के अंदर प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अगर हम इस बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो लीवर के अंदर हैं, लीवर के अंदर बीटा मतलब ये सिर्फ लीवर के अंदर नहीं है, मैं सिर्फ हम लीवर को फ़िलहाल कंसीडर कर रहे हैं कि लीवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है, ठीक है। तो अगर हम उस साइट को ब्लॉक कर दें जो कि ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, तो फिर क्या होगा कि द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, पर्टिकुलरली अगर सब्जेक्ट ने जो है वो बहुत पहले का खाना खाया हुआ है, उसके अंदर पहले ही ग्लूकोज की डेफिशिएंसी थी, ऊपर से जो है वो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है, जो बची कुची ग्लूकोज थी वो अगेन यूज़ हो रही है, और हमने क्या किया हुआ कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को जो है वो ब्लॉक कर दिया, जिसके रिजल्ट में एपिनेफ्रिन उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट नहीं कर रही, तो फिर जितनी ब्लड के अंदर ग्लूकोज होगी वही सारी यूज़ हो जाएगी। सो एपिनेफ्रिन क्या करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखता है, किस तरह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को प्रमोट करता है। In addition, the propranolol blocks the beta-adrenergic receptors on the adipose tissue cells, so few fatty acids are released and the muscles have to rely more on their limited glycogen supply for fuel। कि ये जो हमने बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर लिया था, इस ब्लॉकर ने ना सिर्फ लीवर सेल्स के बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया था, बल्कि
एडिपोज टिश्यूज़ को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके रिजल्ट में फ्री फैटी एसिड जो है वो मोबिलाइज नहीं हुआ था। तो टोटली डिपेंड कर रही थी बॉडी एट दैट टाइम ग्लाइकोजन सप्लाई ऑफ द फ्यूल पे। अब हम अगर अपनी इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि प्लाज्मा की ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो ये हमें ग्राफ दिखाया गया है एंड्योरेंस ट्रेनिंग के इंडिविजुअल का, कि एक इंडिविजुअल जो है वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग ले रहा है, तो उस ट्रेनिंग के रिस्पॉन्स में या उस ट्रेनिंग के रिजल्ट में एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन की कंसंट्रेशन किस तरह से होगी। तो हमें यहाँ पे जो है इस ग्राफ के थ्रू पता चल रहा है कि हमें प्लाज्मा के अंदर एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे उसकी एंड्योरेंस बढ़ती रहेगी। यानी एंड्योरेंस ट्रेनिंग में जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नोर एपिनेफ्रीन जो होगी वो रिड्यूस होगी एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर। Within 3 weeks, the concentration of both the epinephrine and norepinephrine is greatly reduced. वही किस तरह से कह रहा है कि रैपिड डिक्रीज इन एपिनेफ्रीन एंड नोर एपिनेफ्रीन जो है वो एक सेट पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर, यानी जो आपने एक एक्सरसाइज सेट कर दिया उस सेट पॉइंट के ऊपर, टाइप ऑफ एक्सरसाइज कौन सी है, एंड्योरेंस एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में क्या होगा कि एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। जब इनकी डिक्रीज़ हो जाएगी कंसंट्रेशन तो ग्लूकोज की मोबिलाइजेशन रिड्यूस हो जाएगी, और जब ग्लूकोज की मोबिलाइजेशन रिड्यूस होगी तो इट मीन्स बॉडी जो है वो इसको अडॉप्ट कर लेगी कि ये काम जो है इस क्वांटिटी के अंदर करना है। इस डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन के बावजूद जो है वो क्या होगा, द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ रिडक्शन इन द ग्लूकोज अपटेक बाय द मसल एट द सेम फिक्स्ड वर्कलोड ड्यूरिंग द एंड्योरेंस एक्सरसाइज। जो एक एक्सरसाइज सेट हो चुकी हुई है उस सेट एक्सरसाइज के ऊपर, उस सेट पॉइंट के ऊपर एपिनेफ्रीन नोर एपिनेफ्रीन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर लेगी इस चेंज को। एपिनेफ्रीन नोर एपिनेफ्रीन की कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी तो ग्लूकोज की मोबिलाइजेशन जो है वो रिड्यूस होगी, और ग्लूकोज का जो अपटेक होगा बाय द मसल सेल्स वो भी रिड्यूस होगा। बट एक ये भी देखा गया है कि जो ट्रेंड इंडिविजुअल्स होते हैं उन ट्रेंड इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो कोई से भी स्ट्रेसफुल इवेंट आता है तो दोज ट्रेंड इंडिविजुअल्स हैव ग्रेटर कैपेसिटी टू सिक्रीट एपिनेफ्रीन दैन द अनट्रेंड इंडिविजुअल्स। तो फिर हमें क्या पता चला कि जो फिज़िकल ट्रेनिंग है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है कैपेसिटी को टू रिस्पॉन्ड टू एक्सट्रीम चेंजेस। यानी जो ट्रेंड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, हायर कैपेसिटी होती है टू सिक्रीट द एपिनेफ्रीन एज कम्पेयर टू द अनट्रेंड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज़ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये दोनों जो है वो एक रेशो में काम करते हैं, यानी रेशो जो है वो ग्लूकागोन टू इंसुलिन होगी। ये दोनों एक ही स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आते हैं, यानी दोनों का जो स्टिमुलाई होगा वो सेम होगा, लेकिन दोनों का एक्शन जो है वो ऑपोजिट होता है। सो इनकी हम रेशो को कंसीडर करते हैं जब भी हमने जो है वो बात करनी है, इन दोनों की इकट्ठी बात करनी है और इनकी रेशो की बात करनी है। और इन दोनों का अगेन उसी तरह से काम है कि प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है ड्यूरिंग द रेस्ट स्टेट, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज स्टेट। अब क्या होगा, मॉडरेट या विगोरियस एक्सरसाइज के टाइम पे जो है वो लीवर से ग्लूकोज रिलीज़ किया जाएगा इनटू द ब्लड, और वो किसके थ्रू किया जाएगा, यानी किस एक्शन के थ्रू, किस हार्मोन के थ्रू जो है वो मेंटेन किया जाएगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के थ्रू। अब हम यहाँ पे दो स्टेट्स देख रहे हैं, दो कंडीशंस देख रहे हैं, दो सिनेरियोज देख रहे हैं। एक ये है कि हमारे पास इमीडिएटली आफ्टर द मील या एब्जॉर्प्शन स्टेट है। एब्जॉर्प्शन स्टेट में क्या होगा कि इंसुलिन ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी और ग्लूकागोन की नॉर्मल वाली होगी एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट। ठीक है, तो इस इंक्रीज्ड इंसुलिन के सिक्रीशन में ये ग्लूकागोन टू इंसुलिन रेशियो जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जब ये रिड्यूस हुई है, इंसुलिन बढ़ गई है, तो ये इंसुलिन ने क्या करना है, इंसुलिन ने ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक कराना है ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, फैटी एसिड्स का, ताकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है जो इंक्रीज़ हुई हुई है उसको जो है वो रिस्टोर किया जाए बैक टू द नॉर्मल। इस तरह से इंसुलिन जो है वो एक्ट करती है
के लो ग्लूकागोन टू इंसुलिन रेशो होती है, और वो किस तरह से लो हुई है, क्योंकि इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ गई है। ऑन द अदर हैंड एक्सरसाइज के दौरान या फास्टिंग पीरियड में ग्लूकागोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में रेशो ग्लूकागोन टू इंसुलिन रेशो जो है वो बढ़ जाती है, और ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज के लेवल को लेकर आते हैं, बढ़ाते हैं, यानी नॉर्मल तक लेकर आते हैं। किस किस तरह से, अगेन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैटी एसिड्स के मोबिलाइजेशन, ताकि जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज नॉर्मल की जा सके। दिस इज़ अगेन वही कि हमारे पास इंसुलिन टू ग्लूकागोन रेशो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ जाएगी तो ये रेशो डिक्रीज़ हो जाएगी, ये रेशो डिक्रीज़ होगी तो फिर हमारे पास ग्लूकोज का अपटेक जो है वो ज़्यादा होगा, और इस तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो वापस नॉर्मल लेवल पर लेकर आई जाएगी, एंड वाइस वर्सा। Insulin is directly involved in the uptake of glucose into the tissues, and that the glucose uptake by the muscle can increase 7 to 20 fold during the exercise। अब हमें पता चल गया कि इंसुलिन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकोज के अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये ग्लूकोज का अपटेक जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है मसल सेल में एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि मसल को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ये एनर्जी जो है वो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि इंसुलिन प्लाज्मा इंसुलिन कंसंट्रेशन जो है वो एक्सरसाइज के बढ़ने से, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के बढ़ने से जो है प्लाज्मा की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। अब डिक्रीज़ क्यों हो रही है कि अगर एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज के बढ़ने से इंसुलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती, तो जब इंसुलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती तो प्लाज्मा से सारे का सारा ग्लूकोज जो है वो स्केलेटल मसल सेल के अंदर चला ही जाता, ठीक है, या बाकी सेल्स के अंदर चला जाता, और इस तरह से ब्लड के अंदर इमीडिएट जो है वो ड्रॉप हो जाना था ब्लड की ग्लूकोज का, और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आ जानी थी। सो लोअर इंसुलिन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, अभी हमने पढ़ा कि एक्सरसाइज के दौरान इंसुलिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, तो फिर क्या है कि ये इंसुलिन की डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज फेवर करता है कि ग्लूकोज की मोबिलाइजेशन हो फ्रॉम द लीवर, फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन हो फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज़, जो कि आपके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकें। इसी वजह से इंसुलिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा कह रहे हैं कि प्लाज्मा इंसुलिन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज ड्यूरिंग द मॉडरेट इंटेंसिटी और लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। लॉन्ग टर्म ये ट्रेंड इंडिविजुअल के अंदर आपको डिक्रीज़ नज़र आ रहा है किस तरह से, और अनट्रेंड इंडिविजुअल के अंदर डिक्रीज़ आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है वो प्लाज्मा की इंसुलिन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है। लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज में इंसुलिन जो डिक्रीज़ होता है तो वो है कि ग्लूकागोन कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, यानी अगेन वही रेशो की बात आ गई है, ग्लूकागोन टू इंसुलिन। जब इंसुलिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेशो डिक्रीज़ होगी, ठीक है, और जब ये इंसुलिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है तो ग्लूकागोन की बढ़ेगी। दिस इंक्रीज इन प्लाज्मा ग्लूकागोन फेवर्स द मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। अगेन वही बात है कि जब एक्सरसाइज के दौरान इंसुलिन डिक्रीज़ हो रही है तो ग्लूकागोन बढ़ेगी, इंसुलिन के डिक्रीज़ होने की वजह से ग्लूकोज का अपटेक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और ग्लूकागोन के बढ़ने से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी। सो द रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स जो है वो हेल्प करता है टू मेंटेन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन in an exercising muscle। अगेन ये आपके अंदर अब ये जो है प्लाज्मा ग्लूकागोन की कंसंट्रेशन है इन अनट्रेंड इंडिविजुअल एंड इन ट्रेंड इंडिविजुअल्स। अभी हमें दिखा रहा है कि हमारे पास एंड्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसके अंदर दिस इज़ फॉर एंड्योरेंस ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स, जिसमें जो ट्रेंड इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर ग्लूकागोन की कंसंट्रेशन जो है वो ऑल्टर नहीं हो रही। सो अब वो क्या बता रहे हैं कि ये इंसुलिन मतलब ग्लूकागोन रिस्पॉन्स टू अ फिक्स्ड एक्सरसाइज टास्क इज़ डिमिनिश्ड टू द पॉइंट दैट देयर इज़ नो चेंज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज,
कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर एक ऐसे सेट पॉइंट के अंदर ट्रेंड इंडिविजुअल्स में एक्सरसाइज के दौरान ग्लूकागोन की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती. So endurance training allowed the plasma glucose concentration to be maintained with little or no change in insulin and glucagon. So जो trained individuals होंगे उनके अंदर क्या होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सरसाइज करने से जो है वो कुछ नहीं हो रहा, मतलब इन अदर वर्ड्स बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर चुकी हुई है उस सबको. दिस इज़ रिलेटेड इन पार्ट टू इंक्रीज इन ग्लूकागोन सेंसिटिविटी इन द लीवर. यानी अब वो बता रहे हैं कि क्यों जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन रेशो के अंदर बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं आता. हालांकि एक्सरसाइज तो हो रही है, ग्लूकोज उसी तरह से ज़्यादा रेस्ट से यूज़ हो रहा है. तो फिर इसका आंसर ये है कि ग्लूकागोन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है लीवर के अंदर. डिक्रीज इन ग्लूकोज अपटेक बाय द मसल एंड इंक्रीज इन द मसल्स यूज़ ऑफ फैट एज अ फ्यूल. इस चेंज का रीज़न क्या है कि ग्लूकागोन जितना रेस्ट पे था उतना ही एक्सरसाइज के दौरान है, लेकिन अब ग्लूकागोन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है इन द लीवर. अ डिक्रीज इन ग्लूकोज अपटेक बाय द मसल्स एंड एन इंक्रीज इन मसल्स यूज़ ऑफ फैट एज अ फ्यूल. इन 3 फैक्टर्स की वजह से जो है वो जो रेशो है वो अनचेंज्ड आती है. तो फिर अगर relatively constant है during the exercise, glucose की concentration और plasma glucose concentration is the primary stimulus for the insulin and glucagon secretion, then what causes the insulin secretion to decrease and glucagon secretion to increase? The answer is कि plasma glucose concentration is relatively constant. The sympathetic nervous system can modify the secretion of insulin and glucagon. Epinephrine and norepinephrine stimulate the alpha adrenergic receptors on the beta cells of the pancreas to decrease the insulin secretion. अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो relative constant है ग्लूकागोन और मतलब इंसुलिन या ग्लूकागोन की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रही, एक्सरसाइज के दौरान भी उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है. तो फिर किस तरह से ये कांस्टेंट है? इसका आंसर क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्शन में आ जाता है. और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, किस तरह से करता है कि ये एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन जो हैं वो अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज ऑफ आइलेट्स के साथ जो है वो अटैच कर जाता है. कौन से रिसेप्टर्स पे? बीटा रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है. और इंक्रीज़ कर देता है ग्लूकागोन की सिक्रीशन को. और इसी तरह से एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन या कैटेकोलामीन्स जो हैं वो बीटा सेल्स के अल्फा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके इंसुलिन की सिक्रीशन को रिड्यूस कर देते हैं. इस तरह से प्लाज्मा की इंसुलिन सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगी और ग्लूकागोन की इंक्रीज़ हो जाएगी. सो रेशियो ऑफ ग्लूकागोन टू इंसुलिन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. और इसके रिज़ल्ट में लीवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फैटी एसिड्स का के अंदर ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी. अब ये कि अगर हम एक अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर को ऐड कर दें, इंड्यूस कर दें, तो फिर उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी एक्सरसाइज के दौरान. अब जब इस तरह से एक्सरसाइज के दौरान इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो इंसुलिन की सिक्रीशन के इंक्रीज़ होने का मतलब है कि ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देगा, मतलब ब्लड के अंदर फ़ौरन से ग्लूकोज की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी. और इसी तरह से अगर हम बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर को इंड्यूस करेंगे या उसको मतलब ऐड करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ग्लूकागोन की कंसनट्रेशन रिमेंस द सेम और डिक्रीजेज विद द एक्सरसाइज. ये दो ब्लॉकर्स ऐड करने से यही इफेक्ट आएगा. इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज़ ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ फ्यूल फॉर द मस्कुलर वर्क. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू भी होगा, फिर डायरेक्ट इनकी कंसंट्रेशन के थ्रू भी होगा. यानी दो फैक्टर्स हैं, एक तो हार्मोनल कंसंट्रेशन और दूसरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है. एंड्योरेंस ट्रेनिंग डिक्रीजेज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स टू अ फिक्स्ड एक्सरसाइज बाउट. एंड्योरेंस ट्रेनिंग आपकी
हार्मोन की कंसंट्रेशन पे भी आई थी, हमने बात की थी, और अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी कर रहे हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक ट्रेंड इंडिविजुअल के अंदर डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स देगा अपने एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर, सो रिजल्टिंग इन लेस स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द पेनक्रियाज एंड लेस चेंज इन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इस तरह से अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू भी जो कंट्रोल किया जा रहा है वो किस तरह से ट्रेंड इंडिविजुअल्स के अंदर रिड्यूस हो जाता है। प्लाज्मा इंसुलिन डिक्रीजेस विद प्रोलॉन्ग्ड सब मैक्सिमल एक्सरसाइज। ठीक है, ये भी हम देख कर आए थे कि सब मैक्सिमल एक्सरसाइज के दौरान जो है वो हमारे पास क्या है कि प्लाज्मा की जो प्लाज्मा इंसुलिन सिक्रीशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। किस तरह से जो है वो डिक्रीज़ होती है कि एक्सरसाइजिंग मसल्स जो है वो अगेन उसी तरह से ग्लूकोज उसी रेट पर जो है वो हायर रेट पे जो है वो अपटेक कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट। इसका रीज़न किस तरह से कि क्योंकि जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं, जो मसल्स वर्क कर रहे होते हैं, उन मसल्स को ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो उस इंक्रीज ब्लड फ्लो में इंसुलिन भी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। उस इंक्रीज्ड इंसुलिन की वजह से हालांकि सिक्रीशन इंक्रीज़ नहीं हुई लेकिन ग्लूकोज का अपटेक ज़्यादा हो रहा है। वो इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया। जब ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा ज़्यादा इंसुलिन आएगी तो ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक किया जाएगा। सो glucose is the product of muscle blood flow and the blood glucose concentration. During exercise, more glucose and insulin are delivered to the muscle than at the rest, and the muscle is using the glucose at a higher rate. A gradient for its facilitated diffusion is created. ठीक है कि एक्सरसाइज के दौरान इंक्रीज ब्लड फ्लो हो रहा है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक हो रहा है, तो फिर किस तरह से होगा कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टर होगा वो भी जो है वो ज़्यादा होगा, एक ग्रेडियंट बन जाता है। उस ग्रेडियंट का क्या है कि अब इसका आंसर इस तरह से है कि ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो अगर आ रही है तो उसके ट्रांसपोर्टर, नंबर ऑफ़ ट्रांसपोर्टर्स भी बढ़ेंगे एक्सरसाइज के दौरान। सो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड चेंजेस इन द नंबर ऑफ़ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इन द मेम्ब्रेन। एक्यूट एक्सरसाइज हो या क्रॉनिक एक्सरसाइज हो, दोनों टाइप की एक्सरसाइजेज जो हैं वो मसल की सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन बढ़ा देती हैं, यानी मोर सेंसिटिव हो जाते हैं सेल्स टू द इंसुलिन। तो इस वजह से लिटिल अमाउंट ऑफ इंसुलिन भी जो है वो सेम इफ़ेक्ट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट या ग्लूकोज अपटेक इंड्यूस करता है। दो सेपरेट पूल्स ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर एक्टिवेटेड इन द मेम्ब्रेन। Higher intracellular calcium ion concentration that exists during the exercise. This increased intracellular calcium ion concentration appears to recruit the inactive glucose transporters so that more glucose is transported for the same concentration of insulin. कि इंसुलिन की कंसनट्रेशन सेम है लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रांसपोर्टर्स बढ़ गए हैं, और इसी तरह से आपकी इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन भी जो है वो एक जो है वो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट कर देती है। दिस इम्प्रूव्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट रिमेन्स फॉलोइंग द एक्सरसाइज एंड फैसिलिटेट्स द फिलिंग ऑफ मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स। कि एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद भी जो है ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ओपन रहते हैं और मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो वापस दोबारा से फिल किए जाते हैं। सो ये जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर जो है वो रिपीटेड एक्सरसाइज बाउट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, या रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन अदर वर्ड्स जो रिपीटेड एक्सरसाइज बाउट्स हैं ये रिड्यूस करते हैं होल बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस को। सो एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स का। Glucose transporters in contracting the muscle are regulated by more than changes in the calcium concentration। यानी सिर्फ कैल्शियम कंसनट्रेशन नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर को इफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। दीज आर द प्रोटीन काइनेज C, नाइट्रिक ऑक्साइड,
AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एंड सम अदर। उसके बाद है हार्मोन सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। इसमें अब ये क्या बताया गया, इसमें यह है कि जब प्लाज्मा के फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है हैवी एक्सरसाइज के दौरान, ऑल्दो एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो स्टिमुलेट किए जाते हैं बाय द वेरियस ऑफ द हार्मोन्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं, हालांकि हार्मोन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डोर पे नॉक कर रहे हैं कि फ्री फैटी एसिड बाहर आए। वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि हमारे पास हायर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है HSL को। HSL क्या, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम है जो कि ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। ये ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन होने के बाद फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिसके रिजल्ट में जो स्टोर्ड फैट्स हैं वो ही ब्रेक डाउन नहीं होते। अनदर फैक्टर इज़ हाई लेवल ऑफ लैक्टेट ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज के दौरान लैक्टेट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। ये इंक्रीज्ड लेवल ऑफ लैक्टेट जो हैं वो प्रमोट करते हैं रीसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड को। वो अगेन फ्री फैटी एसिड जो है वो यूज़ करते हैं और इस तरह से ट्राइग्लिसराइड में बन जाते हैं। इसके अलावा इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द एडिपोज टिश्यूज़ भी जो है, जब ब्लड टिश्यूज़ एडिपोज टिश्यूज़ के पास नॉर्मल ब्लड ही नहीं आएगा तो वो टूटा हुआ फ्री फैटी एसिड्स भी जो है वो क्या हो जाएगा, नहीं जा सकेगा। इनसफिशिएंट एल्ब्यूमिन नीडेड टू ट्रांसपोर्ट द फ्री फैटी एसिड्स इन द प्लाज्मा, आपके पास इनसफिशिएंट है। ये था हमारा लेक्चर, चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। जो बात आपको नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।